नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विधायकों और सभी सांसदों की ड्यूटी बीजेपी ने लगाई है। सभी को जिम्मेदारी और जवाबदेही के तहत कार्य करना होगा। वहीं लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विजन के साथ पूरे देश के साथ उत्तराखंड का विकास किया है, उसे हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी का पूरा प्रयास है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार के अब तक के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाए और ताकि जनता एक सकारात्मक संदेश पहुंच सके। इन्हें तमाम विषयों को लेकर विधायक से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के लैंसडाउन विधानसभा सीट से तीसरी बार के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत जी इस समय हमारे साथ एचएनएन पर मौजूद हैं। विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ संगठनात्मक तैयारियां चल रही हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है और हमारा संगठन का काम निरंतर चलता रहता है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व की एक अकेली ऐसी पार्टी है, संगठन का काम हर समय चलता रहता है और हमारे कार्यकर्ता हर समय किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस समय हमारा सभी बूथ से लेके और पूरा आपका न्याय पंचायत प्रभारियों से लेके सारी जगह हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और विभिन्न कार्य आयामों के माध्यम से, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से, मोर्चों के माध्यम से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 17 में से 13 प्रकोष्ठों का भी गठन हो गया। विधायक जी, क्या लगता है समन्वय और सामंजस्य बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जो एक मिथ तोड़ा है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या पांचों सीटों पर लोकसभा के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं होएगा किसी तरीके का? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको जिता के ले जाते हैं और मैं समझता हूं कि जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो पांचों की पांचों सीटें हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। कार्यकर्ता हमारे निरंतर काम कर रहे हैं और सबके सब तैयार हैं कि 2024 में किस तरह से हम जीत सकें, इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जीत निश्चित है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस युवाओं पे ही रहता है, युवा नेताओं पे। युवा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी इससे युवा नेतृत्व की लाइन भी तैयार करती है ताकि वो आगे समय में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर को संभाल सके। अभी जो इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, 1,24,000 से अधिक के MOU साइन हुए हैं। आपको लगता है कि ये पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी इन दोनों के काम आएगा और एक गेम चेंजर साबित होगा उत्तराखंड में? देखिए, निश्चित रूप से धामी जी बहुत युवा हैं और मैंने तो और धामी जी ने साथ साथ युवा मोर्चा में काम किया। बहुत एनर्जिक हैं, बहुत पोटेंशियल है उनके पास और मैं समझता हूं कि उनको बागडोर दे के सरकार ने और हमारे केंद्र नेतृत्व ने ये मैसेज दिया है कि हम अब युवाओं की हमारी अगली टीम तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है तो इसलिए वहाँ पे कई युवा अभी अलग अलग स्थानों पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक युवा को बागडोर देना हमारे दूरदृष्टि का परिणाम है, हमारे केंद्र नेतृत्व का। निश्चित वो स्वागत योग्य है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि इन्वेस्टर समिट के बारे में, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का ये प्रयास है कि किस तरह से हम पलायन को रोक सकें, किस तरह से हम उद्योगों को यहाँ लगा सकें और किस तरह से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। और इसी के निमित्त उद्योगपतियों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं समझता हूँ कि वो उनकी मेहनत सफल भी होगी और बहुत सारे उद्योग इस उत्तराखंड में लगेंगे ताकि हमारे बेरोजगार लोग जो हैं, लड़कों को जो है रोजगार मिल सके। देखिए, CM धामी ने जो वक्तव्य मुंबई में दिया उद्योगपतियों के सामने, निवेशकों के सामने, उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि MOU हो गया, यानी कि अब तक जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि MOU हो जाता है लेकिन इन्वेस्टर आते नहीं हैं। CM धामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि हमने पहले ही सशर्त बातचीत कर ली है कि जो MOU हो रहे हैं 100% धरातल पर उतरेंगे और सरकार पूरा सहयोग करेगी उद्योगपतियों का। देखिए, हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि वो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योगपतियों को सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है और उस जहाँ अपराध मुक्त क्षेत्र हो
और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त हो वहाँ उद्योगपति इच्छुक होता है कि मैं वहाँ उद्योग लगाऊं। और इस समय उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे, कानून व्यवस्था यहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो जिससे भी बात कर रहे होंगे उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और लोग भी आपका वेलकम करने को तैयार हैं और इसीलिए तमाम उद्योगपति जो हैं यहाँ पर अपने उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आए दिन घेरती नजर आती है। अब उसने इन्वेस्टर समिट पर भी सवाल उठा दिया है कि साहब 2018 से अब तक जो भी निवेशक आए उसका श्वेत पत्र सरकार जारी करे और इस एमओयू को सार्वजनिक करे जो अभी हुए हैं। देखिए, श्वेत पत्र जारी करने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो उद्योग लगेंगे वो अपना भी दिखेंगे, क्योंकि छिपाने वाली बात तो है नहीं। जब उद्योग लगेंगे तो दिखेंगे वो सबको। और कांग्रेस की जहाँ तक मानसिकता की बात है तो कांग्रेस ने अपने आप तो कुछ किया नहीं। 2 बार वो भी यहाँ पर सरकार चला चुके, लेकिन उन्हें कभी कुछ किया नहीं। और अब कोई कुछ दूसरा व्यक्ति कर रहा है और दूसरी सरकार कर रही है तो तिलमिला रहे हैं। तो कांग्रेस की सोच बहुत छोटी है और बहुत संकीर्ण सोचते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जवाब उस दिन मिल जाएगा जिस दिन यहाँ पर उद्योग लगेंगे। विपक्ष के विधायक भी लगातार सीएम धामी की तारीफ करते हैं। अभी धारचूला से विधायक हरीश धामी ने प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया, जो जागेश्वर आदि कैलाश पहुंचे, द्रौपदी कुंड का दर्शन किया प्रधानमंत्री ने। आपको लगता है कि ये स्वस्थ राजनीति का परिचायक है और कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस का इससे डेंट पहुंचा है काफ़ी? और इसके पहले भी कई विधायक जो है सीएम धामी के कार्यशैली की तारीफ कर चुके हैं, कांग्रेस के विधायकों ने की तारीफ की है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने भी कई बार तारीफ करी है मुख्यमंत्री जी की और मैं समझता हूँ जिन विधायकों ने वहाँ पर तारीफ की है वो निश्चित रूप से वो जानते हैं कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और उनका कुशल नेतृत्व धामी जी के नेतृत्व में आज हम वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए उनका मैं स्वागत भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। और ये अच्छी बात भी है कि अगर कोई अच्छा काम सरकार कर रही है तो उसका खाली पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। और वही वहाँ विधायकों ने कहा, क्योंकि उनके क्षेत्र भी विकास से प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने निश्चित उनको आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद उनके क्षेत्र में भी विकास होगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने खुले दिल से उसकी सराहना की है। इस बार 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे महंत जी? क्योंकि हमने देखा है कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जो संसाधन हमारे पास नहीं थे। ऑक्सीजन प्लांट्स ताबड़तोड़ लगाए गए, कम समय में दवाइयाँ, वैक्सीन, मास्क, तमाम ग्लव्स, तमाम चीज़ें जो है तैयार मैन्युफैक्चर भारत करने लगा और कोरोना से उबरने में भी भारत सर्वश्रेष्ठ देश बना। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का जनता ने आकलन किया है और ये वोटों में तब्दील हो जाएगा? देखिए, हमें वोटों को तब्दील करने की जरूरत नहीं। प्रत्येक जो नागरिक है उत्तराखंड का, पूरे भारतवर्ष का, वो स्वयं एक कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो विश्व में एक, मैं समझते एक उदाहरण है। और उनके जो काम है, आपने देखा कोरोना काल में सारे वर्ल्ड में सारे बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई, लेकिन भारत को जो है अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कामयाब रहा। इसके साथ साथ कोरोना जैसी बीमारी, जहां कोई पता ही नहीं था कि इसका इलाज कैसे होगा, ऐसी परिस्थितियों में भारत के द्वारा वैक्सीन बनाना भी और प्रत्येक तक उसको मुहैया कराना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और हमारी सरकार ने ये चुनौती को स्वीकार किया और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना मुक्त तो लगभग हम हो गए हैं। और जहाँ भी अगर कहीं कोरोना है तो उसको समाप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश समृद्ध बन रहा है, मजबूत बन रहा है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत बलवती है, बहुत ताकतवर है। और मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक अलग स्थान बनाया। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व के, उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और प्रत्येक नागरिक भारतवर्ष का जो राष्ट्रवादी है, जो चाहता है कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बची रहे, वो लोग सब हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। विधायक जी, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभा में चलाए, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या रहा, इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, कितने नए मतदाता बने? देखिए, हमने जो हमारे युवा भाई थे उनके बीच में जाके उनको प्रोत्साहित किया कि किस तरह से आपको मतदान में भाग लेना है। और क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये भविष्य ज़्यादातर प्रभावित युवाओं को ही करेगा, तो इसलिए हमने युवाओं को ही टारगेट करके उनसे प्रेरित करने का काम किया कि आप आइए
और मतदान जैसे महायज्ञ में आप भाग लीजिए। तो उन सब लोगों को प्रेरित करने का काम किया। हमने भी बहुत सारे युवाओं को अपने क्षेत्र में प्रेरित किया है और उसका है कि निश्चित रूप से इस वाली मतदाता सूची में उनकी संख्या बढ़ेगी और युवा मतदाता ही अब की बार जो है एक भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव जिताएंगे। विधायक जी, दृष्टि पत्र की अगर बात कर ले, चुनाव तो आप लोगों ने जीता प्रचंड बहुमत की, फिर सरकार बनी आपकी, आप भी चुनाव जीत कर आए भारी बहुमत से। दृष्टि पत्र जो चुनावी मैनिफेस्टो था, विपक्ष उस पर भी आरोप लगा रहा है कि वायदे जनता से कर लिए, सुझाव मांग लिए, लेकिन सरकार पूरे ही नहीं कर रही है वायदे। देखिए, कांग्रेस ने कभी ये सुनिश्चित नहीं किया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो उसका इलाज कैसे करे। पहले लोग चिंता में रहते थे कि अगर कोई लाइलाज बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो लाखों रुपए उस पर खर्च होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड के द्वारा ये सुनिश्चित किया कि कोई गरीब व्यक्ति बिना इलाज के रहे नहीं और किस प्रकार से वो चैन से सो सके कि उसका इलाज अगर कभी भविष्य में उसके साथ कोई ऐसी विपदा आ गई बीमारी की तो निश्चित रूप से उसका इलाज जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। ये चिंता जो सरकार की थी, वो जो जनता की थी, वो आज समाप्त हो गई है। ये काम बहुत बड़ा हमारी सरकार ने किया है। और दूसरी बात ये है, इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि शौचालय की बात थी। प्रत्येक घर में शौचालय किस तरह से हमने आज शौचालय से आच्छादित कर दिया है पूरे देश को। ये बहुत बड़ा काम था क्योंकि हमारे बहुत बड़ी बीमारी की जड़ जो थी वो बाहर शौच करना था। इसके साथ साथ बहुत बड़ा क्राइम भी उसके साथ होते थे। तो आज वो लगभग समाप्त हो गए। ये दूरदृष्टि है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और अभी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जल जीवन मिशन के माध्यम से कि हर घर में जो नल लगना चाहिए, जल पहुंचना चाहिए। ये सारा बड़े बड़े उद्देश्यों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। तो कांग्रेस ने कभी ये काम किए नहीं, इसलिए उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि काम किया। उनको तो केवल भ्रष्टाचार करना था, यही उनको नज़र आता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसका सकारात्मक परिणाम है कि आप ही स्वयं कह रहे हैं कि आज लोकप्रियता में नंबर 1 पे मोदी जी चल रहे हैं। और यही काम है, आप देख रहे हो कि मुफ्त खाद्यान्न योजना आज हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। पूरे विश्व में कोई सरकार ऐसी नहीं करती जो मुफ्त खाद्यान्न दे दे। तो ये क्षमता हमारी सरकार में है। तो निश्चित रूप से आज लोकप्रिय होना और एक इच्छा शक्ति के साथ काम करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा गुण है और यही कांग्रेसी लोग जो है पचा नहीं पा रहे। एक एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पे ये भी लगा विधायक जी 2022 के चुनाव के दौरान कि साहब खाद्यान्न योजना जो मुफ्त चल रही है, जनता को राशन बांट के वोटों को एक तरह से खरीद लिया, अपनी तरफ कर लिया, ये लालच के बदले वोट दिए गए हैं। ये एलिगेशन चुनाव में बहुत लगे कांग्रेस की तरफ से। देखिए, तो कांग्रेस क्या चाहती है कि लोगों को भूखे छोड़ दें? कोरोना में जिन लोगों का रोजगार छिन गए थे, जो बीमार होते, जो असहाय हो गए थे, क्या उन लोगों को हम भूखे छोड़ दें? कांग्रेस अगर ये चाहती है तो स्पष्ट करे अपना मंतव्य। मैं समझता हूँ कि ऐसे काल में लोगों को मुफ्त राशन देना बहुत बड़ा काम था। जहाँ 1 साल तक कोई काम ना हुआ हो, उसके बावजूद घर घर तक मुफ्त राशन पहुँचाना ये हमारी सरकार ने किया। और कांग्रेस को ये बुरा लग रहा है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं समझता हूं कि अभी भी हमारी सरकार ने ये इच्छा शक्ति अभी कहा है कि अगर हम आगे की सरकार बनती है तो अभी भी हमने 5 साल के लिए भी ये मुफ्त योजना जो है चालू कर दी है। विधायक जी, क्या लग रहा है कि आप भी क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, जनता का क्या फीडबैक लग रहा है, जनता का मन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप विधायक हैं, बड़े नेता हैं अपने क्षेत्र के, जनता का मूड क्या कहता है इस बार? देखिए, जनता का मूड तो असली में पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन जो अभी हम जैसे लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का अगाध श्रद्धा भी है, अगाध प्रेम भी है और उनकी निष्ठा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है कि माननीय मोदी जी के। और इसलिए हमारा संरक्षक मोदी जी हैं। कांग्रेस के पास इतना दम नहीं है कि वो अपने नेतृत्व के बल पर जो है वोट मांग सकें। हमारे पास इतना आत्मबल है कि हम अपने नेतृत्व के बल पर जो है वोट मांग सकते हैं। और आज मोदी जी के प्रति लोकप्रियता है और मैं समझता हूँ सारी जनता ये चाहती है कि पुनः इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः बने। मोदी जी लगातार उत्तराखंड आते हैं महंत जी, और पिछली दफ़ा तो वो बद्रीनाथ धाम में भी आए थे, केदारनाथ धाम में भी बाबा के दर्शन किए थे और पीएमओ से लाइव मॉनिटरिंग केदारनाथ धाम की देखी जा रही थी। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का बाबा केदार से लगाव साफ नज़र आता है। उसका असर ये हुआ कि इस बार 4 धाम के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अभी भी यात्रा चल रही है, 54 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम भी पहुंचते हैं, आदि कैलाश के दर्शन करते हैं, द्रौपदी कुंड में वो विधिवत पूजा करते हैं। वहां पर भी तीर्थयात्रियों का रेला लग रहा है। सरकार अब केदार घाटी कॉरिडोर और मानसखंड कॉरिडोर ये विकसित करने जा रही है। आपको लगता है कि इससे प्रधानमंत्री का आना
ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा संदेश है, उत्तराखंड के लिए बहुत सुखद है। देखिए, उत्तराखंड में उन्होंने बहुत प्रवास किया है और बार बार वो बार बार कहते भी हैं कि उत्तराखंड से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि ये देवभूमि है। और केदारनाथ तो वो पहले भी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो यहाँ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि केदारनाथ ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं उनमें जाने का वो प्रयास करते हैं और जाते हैं। और देखिए, आपकी उनका आकर्षण देखिए कि केदारनाथ में जब आए तो जो कांग्रेस कभी किसी मंदिर में जाने तक की हिम्मत नहीं करता था और केवल गिरजाघरों में और मस्जिदों में ही जाते थे और वहीं अपना मत्था टेकते थे, लेकिन आज वो मजबूर हो गए हैं कि वो आज हिंदुओं के जो मंदिर हैं वहाँ भी अपना मत्था टेक रहे हैं। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी को भी उनका अनुसरण करने का को बाध्य होना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए तो एक देवदूत की तरह हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और निश्चित रूप से उनके आने से यहाँ हमको लोगों को बहुत हमारा आत्मिक बल बढ़ता है और यहाँ का स्वाभिमान भी बढ़ता है। और हम सब लोगों को ये प्रेरणा भी देता है कि उत्तराखंड जो है एक देवभूमि है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जितने भी सनातनी हैं वो सब के सब यहाँ पर आएंगे। विधायक जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 23 हारी हुई विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदगण हैं वो जा रहे हैं। अब क्यों हारी सीट, क्या कमजोरी रह गई, बूथ क्या मजबूत नहीं थे वहाँ पर, ये आंकलन जो हो रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हो रहा है। क्या मानते हैं कि कितना सफल रहेगा और चुनाव के लिए कितना मुफीद है ये? देखिए, ये हमारी पार्टी संगठन का एक महत्वपूर्ण रणनीति है और जहाँ भी हम हारते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं। और इसी कारण जो है हमारे जितनी भी हमने 23 सीटें हारी हैं उसमें हमारे जितने सांसद लोग हैं उनको भेजने का पार्टी ने निर्णय लिया, और ताकि जो है वहाँ के कार्यकर्ता अपनी बात बता सकें और अगर यदि उनको कोई अभाव है तो वो कोई अभाव है, कोई कमी है तो वो हमारे माननीय सांसद लोग उनको पूरा करेंगे। तो इसीलिए ये हमारे रणनीति का अंश है और यही कारण है कि उन स्थानों पर भी हम लोग जो हैं जोर दे रहे हैं जहाँ हम हारे हैं। तो निश्चित रूप से अगली बार देखना, इससे बढ़िया सुखद परिणाम हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिलेगा। महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया कुछ दिनों पहले, कैसा फीडबैक रहा और महाजनसंपर्क अभियान आपकी विधानसभा क्षेत्र में कैसा रहा? देखिए, हमारा तो हर समय जनता के बीच में रहते हैं और हर समय कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। और जनसंपर्क अभियान हमारा हर समय चलता है, कार्यकर्ता कभी रुकते नहीं हैं। और लेकिन हम पार्टी भी कभी कभी हमको कार्यक्रम देती रहती है और यही कार्यक्रम के देने के कारण है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। और यही कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में भी चला है और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और इसका संदेश हम पूरे भारतवर्ष में भी फैलाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक जी, आपका जो कार्यकर्ता है वो ग्रास रूट का कार्यकर्ता, हार्डकोर कार्यकर्ता माना जाता है। वो एक बुनियाद है पार्टी की, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो चाहे बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता हो। यहाँ पर क्या तैयारी है पन्ना प्रमुखों की, अगर हम बात करें जो आपके पेज प्रमुख हैं और जो बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता, वहाँ क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? देखिए, हमारे एक सिस्टम बनाया है पार्टी ने कि पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, उन सबको, क्योंकि हमारे यहाँ एक नारा है कि जो बूथ जीता वो चुनाव जीता। आपके संगठन महामंत्री ने ये नारा दिया था, रामलाल जी ने। हाँ, तो जी ये हमारा एक नारा है। तो ये नारे के तहत हम करें, क्योंकि यही कारण है कि आज हम केंद्र में भी हैं और प्रदेश में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये कार्यक्रम चलते रहते हैं और आज हम बूथ पे विशेष ध्यान देते हैं और साथ साथ जो है संगठन में पुराने लोगों को हम किस तरह से अपने साथ रखें और नए लोगों को किस तरह से जोड़ें, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो ये हमारा रणनीति है पार्टी की और बहुत अच्छी तरह से संगठन का काम हमारी पार्टी करती है। लंच बॉक्स मीटिंग्स भी आपकी हुई, सभी आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठ के आप लोगों ने एक दूसरे का लंच बॉक्स खाया। उस दौरान क्या बातचीत रही, क्या उद्देश्य क्या रहा इस मीटिंग का? देखिए, लंच बॉक्स का जो है हमारा उसका उद्देश्य ये था कि कभी कोई हॉस्पिटल में जाके, कोई स्टेशन पे जाके जहाँ लोग बैठे हैं उनके बीच में भोजन खाने के साथ साथ ये चर्चा करें कि देश में क्या बेहतर हो सकता है, लोगों की क्या आवश्यकता है, जनता क्या चाहती है। इन सारी बातों की चर्चा हम करते थे और अपना संदेश भी देते थे कि माननीय मोदी जी का जो संदेश है, देश को मजबूत करना, विश्वगुरु बनाना, उस संदेश को किस तरह से जनता के बीच में भेजेंगे, ये सारा उपक्रम हम उस दौरान उस कार्यक्रम में करते थे। विधायक जी, प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है जो साल दर साल वो उसमें शब्दों पर इजाफा करते जाते हैं। पहले सबका साथ सबका विकास रहा, फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हुआ, फिर सबका साथ सबका
विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, प्रधानमंत्री मोदी के ये सिद्धांत कितने फलदायी होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी इसे जनता तक कैसे पहुंचाएगी? देखिए, जितनी बात आप कह रहे हैं ये हमारे नारे नहीं हैं, बल्कि ये हमारे संकल्प हैं। और जब हमारा एक संकल्प पूरा होता है तो एक संकल्प पूरा होता है तो हम दूसरे संकल्प लेते हैं। हम रुकते नहीं। हमारे यहाँ एक विवेकानंद जी की कहते हैं कि चरिवेटी हर समय चलते रहो, काम करते रहो। ये हमारा यहाँ पर जो है उद्देश्य रहता है। तो मेरा ये है कि हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम के माध्यम से हम हर समय जनता के बीच में कैसे रहें, जनता की बात को अपने कैसे करके उसको पूरा करें, कैसे उनकी समस्याओं का हम समाधान करें, ये सारा काम हमारा संगठन बड़ी बारीकी से करता है। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि अकेली पार्टी है कि जहां हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, पुरानों को सम्मान देते हैं और नयों को जिम्मेदारी देते हैं। और यही स्लोगन हमारा आगे जाता है। और यही कहते हैं, यही कि स्लोगन नहीं हमारा, बहुत सारे हमारा ये है कि देश को हमने विश्वगुरु बनाना है, ये भी हमारा स्लोगन है। ये हमारे संकल्प हैं, ये खाली नारे नहीं हैं। तो इसलिए हम नारों से दूर हैं, हम केवल संकल्प करते हैं और उनको पूरा करने का हम कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे संगठन की मजबूती इतनी है कि वो हमारे पूरे होते भी हैं संकल्प। अंतिम प्रश्न विधायक जी मेरा, 2024 के चुनाव में संपूर्ण देश में क्या नतीजे रहने वाले हैं, और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, यहाँ तो स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्याशी कौन होता है इससे कोई मतलब नहीं है। जनता केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व को, कुशल नेतृत्व को सराह रही है। और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव में हम जीतेंगे और सारी जनता का जो आकांक्षा है उसे हम पूर्ण करेंगे। और पुनः हम जो विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया, सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ, उसको हम पूरा करेंगे और पूरी जनता हमारे साथ है। विधायक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के लैंसडाउन विधानसभा सीट से विधायक महंत दिलीप सिंह रावत जी से। आपका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार केंद्र में बनाएगी और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में ही आएंगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और इसी के साथ न्यूज स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।